लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राक्षी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। आज का अखबार की शुरुआत एक ऐसे बयान से जिसने सिर्फ भारत पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की पेशानियों पर चिंता की लकीरें खींचती हैं। अमेरिका के टाम्पा में एक निजी समारोह में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की सार्वजनिक धमकी दे डाली। सबसे पहले इस सनसनीखेज खबर को द प्रिंट ने रिपोर्ट किया। मुनीर ने साफ कहा, हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को साथ ले डूबेंगे। और इतना ही नहीं, सिंधु नदी पर भारत के संभावित बांध पर चेतावनी देते हुए बोले, अगर भारत बांध बनाएगा तो हम उसे 10 मिसाइलों से उड़ा देंगे। इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इस बयान को हाथों हाथ लिया। हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता, नवभारत टाइम्स से लेकर इंडिया टीवी तक सभी ने इसे गंभीर लेकिन हताश बयान बताया। कई रक्षा विशेषज्ञों ने इसे पाकिस्तान की कमजोरी और परमाणु ब्लैकमेलिंग की आखिरी कोशिश करार दिया। दूसरी ओर बीबीसी, अल जजीरा, द गार्डियन, अमेरिकी मीडिया में बहस छिड़ गई कि अमेरिकी धरती से इस तरह की बयानबाजी आखिर कैसे हो सकती है और इसका असर सामरिक स्थिरता, भारत पाक रिश्तों और न्यूक्लियर हथियारों की वैश्विक निगरानी पर क्या पड़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि द प्रिंट की रिपोर्ट के अनुसार उस डिनर में मोबाइल या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए कोई वीडियो मौजूद नहीं है। रिपोर्ट प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से तैयार हुई, लेकिन इसके बाद तो बाकी मीडिया ने इसे फ्रंट पेज और प्राइम टाइम पर जगह दे दी। कुल मिलाकर मीडिया स्वर एक ही है। असीम मुनीर का यह बयान न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी खतरनाक है और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की ये भाषा दुनिया को अंधे मोड़ की ओर धकेल रही है। और अब बढ़ते हैं एक ऐसे पड़ोसी की ओर जिसके अपने सबसे मित्र देश से रिश्ते एक नए मोड़ पर खड़े हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में कनाडा की मौजूदा स्थिति और अमेरिका से बदलते रिश्तों पर गहरी चिंता जताई गई है। लेख कहता है कि ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के बीच भरोसा और साझेदारी की बुनियाद हिल गई है। 35% टैरिफ लगाने और अमेरिकी कब्जा जैसी धमकियों ने कनाडा को झकझोर दिया है। नतीजा ये है कि कनाडा में अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रवाद का उभार देखा जा रहा है और लोग अमेरिकी सामान से लेकर यात्रा तक सब में दूरी बना रहे हैं। लेख बताता है ये बदलाव सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सोच और पहचान पर भी असर डाल रहा है। दशकों से कनाडा की पहचान अमेरिका से जुड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और सैन्य रिश्तों से बनती रही, लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे अमेरिका पर निर्भरता घटाई जाए और खुद को सुरक्षित रखा जाए। अखबार ये भी बताता है कि कनाडा सिर्फ गुस्से में नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने की राह देख रहा है, चाहे नए व्यापारिक साझेदार खोजकर, ऊर्जा का निर्यात बदलकर या रक्षा व्यवस्था मजबूत करके। साथ ही कनाडा अपनी सबसे बड़ी पहचान बहुसंस्कृतिवाद और खुले समाज को बचाने की लड़ाई भी लड़ रहा है, ताकि दुनिया को दिखा सके कि विविधता और एकता साथ साथ चल सकते हैं। लेख का संदेश साफ है, अमेरिका अब भरोसेमंद साथी नहीं रहा और कनाडा को जल्दी ही बड़ा होकर खुद अपनी राह चुननी होगी। ये समय सिर्फ नाराज होने का नहीं, बल्कि नई दिशा तय करने का है, क्योंकि अब ताकत सिर्फ कनाडा के अपने हाथों में है। अब बात एक ऐसे देश की जहां हथियार, राजनीति और क्षेत्रीय शक्ति के समीकरण आने वाले महीनों में पूरे मध्य पूर्व को बदल सकते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित स्पेशल रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबनान की सरकार ने एक अहम ऐलान किया है। वो 2025 के अंत तक हिजबुल्लाह के हथियार सरकार के नियंत्रण में लाने की योजना बना रही है। दरअसल लेबनान पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक बदहाली और पड़ोसी इजराइल के साथ तनाव में जी रहा है। हिजबुल्लाह, जो एक शिया राजनीतिक दल और सशस्त्र संगठन है, लेबनान की राजनीति और सुरक्षा दोनों में बड़ा असर रखता है। इसे ईरान का समर्थन और इजराइल की खुली दुश्मनी दोनों ही मिले हुए हैं। हाल ही में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध में 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। नवंबर में एक युद्ध विराम हुआ, लेकिन इजराइल कई बार इसका उल्लंघन करता रहा। इसी माहौल में अमेरिका ने लेबनान सरकार पर दबाव डाला कि वो हिजबुल्लाह के हथियार अपने नियंत्रण में ले,
ताकि देश में राज्य के भीतर राज्य की स्थिति खत्म हो। इसके जवाब में लेबनान सरकार ने 2025 के अंत तक हिजबुल्लाह को निशस्त्र करने का ऐलान किया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस फैसले को खारिज कर दिया और कहा ये इजराइल के हित में है, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत हथियारबंद टकराव नहीं किया, जो संकेत देता है कि या तो वो अपनी रणनीति बदल रहे हैं या फिर हालिया युद्ध ने उन्हें कमजोर कर दिया है। ईरान ने भी इसका विरोध किया, लेकिन कहा कि वो लेबनान के आंतरिक मामलों में सीधे दखल नहीं देगा। समस्या ये है कि हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना केवल एक सैन्य या कानूनी मुद्दा नहीं है। ये लेबनान के भीतर राजनीतिक ध्रुवीकरण, सामाजिक असंतोष और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़ा है। दक्षिणी लेबनान जैसे इलाकों में जहां हिजबुल्लाह का आधार मजबूत है, लोग इजराइल के हमलों और सरकार की निष्क्रियता से पहले ही नाराज हैं। हाल ही में एक संदिग्ध हथियार गोदाम में हुए धमाके में 6 सैनिकों की मौत ने भी तनाव और बढ़ा दिया है। यानी ये मामला सिर्फ हथियार लेने का नहीं, बल्कि उस शक्ति संतुलन को छेड़ने का है जो दशकों से लेबनान की राजनीति को परिभाषित करता आया है। सरकार के सामने चुनौती ये है कि क्या वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू सच्चाइयों के बीच कोई संतुलन बना पाएगी या नहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इन कड़ियों से हटते हैं और चलते हैं स्वास्थ्य के मोर्चे पर, जहां एक नई रिसर्च उम्र बढ़ने का तरीका बदल सकती है। द वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित लेख में उम्र बढ़ने के साथ दिमाग को तेज रखने और डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए एक बड़े नए अध्ययन के नतीजों पर चर्चा की गई है। यह शोध, जो अल्जाइमर एसोसिएशन द्वारा फंड किया गया और जामा में प्रकाशित हुआ, साफ दिखाता है कि जीवन शैली में बदलाव जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, दिमागी कसरत और सामाजिक जुड़ाव न सिर्फ दिमागी सेहत की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि सोचने समझने की क्षमता को भी सुधार सकते हैं। लेख में बताया गया है कि इस अध्ययन में 60 से 79 साल के 2100 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया, जिनमें डिमेंशिया का खतरा तो था, लेकिन अभी कोई लक्षण नहीं थे। प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा गया। एक को सामान्य स्वास्थ्य शिक्षा दी गई और दूसरे को एक सख्त व्यवस्थित कार्यक्रम में शामिल किया गया, जिसमें हफ्ते में कई बार एरोबिक और बैलेंस ट्रेनिंग, मेडिटेरियन और डैश डाइट पर आधारित भोजन और हफ्ते में 3 बार ब्रेन ट्रेनिंग गेम शामिल थे। दोनों समूहों में सोचने की क्षमता, खासकर एग्जीक्यूटिव फंक्शन और प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार देखा गया। फर्क इतना बड़ा नहीं था कि सिर्फ सख्त कार्यक्रम को ही प्रभावी कहा जाए। इसका मतलब है कि छोटे छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। लेख का मुख्य संदेश है, डिमेंशिया को टालने के लिए जिंदगी को पूरी तरह बदलना जरूरी नहीं। छोटी छोटी आदतों में सुधार भी मदद कर सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर पर नजर रखना, हल्का फुल्का व्यायाम, पौष्टिक आहार, दिमागी खेल या नई चीजें सीखना, और सबसे जरूरी सामाजिक रिश्तों को मजबूत करना, क्योंकि अकेलापन दिमाग और दिल दोनों के लिए नुकसानदेह है। अब बात एक ऐसे विषय की जहां निजी फैसले और समाज का दबाव आमने सामने खड़े हैं। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में लेखिका मिकाएला माकुशा अपनी मां के साथ हुई एक निजी बातचीत के जरिए ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि बच्चों को जन्म देना जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत और सोच समझकर लिया गया फैसला होना चाहिए। लेखिका बताती हैं कि उनकी मां का जीवन अनुभव, संघर्ष और स्वतंत्र सोच ने उन्हें मातृत्व को अपने तरीके से अपनाने के लिए प्रेरित किया, किसी सामाजिक दबाव या जिंदगी का अगला कदम मानकर नहीं। उनकी मां का मानना था कि बच्चे कोई उपलब्धि या सजावट की चीज नहीं होते, बल्कि अलग व्यक्तित्व होते हैं, जिनकी परवरिश बेहद जिम्मेदारी का काम है। लेख इस धारणा को चुनौती देता है कि हर महिला को शादी और मातृत्व को ही अपनी उपलब्धि मानना चाहिए। मिकाएला की मां ने शादी को जरूरी नहीं माना और सिखाया कि असली मायने एक अच्छा, अर्थपूर्ण और दूसरों के लिए उपयोगी जीवन जीने के हैं। उन्होंने बेटी से साफ कहा कि अगर बच्चे ना भी हों तो भी जिंदगी पूरी और खुशहाल हो सकती है, किताबों, यात्राओं, दोस्ती, काम और अपने शौकों के साथ। इस लेख के जरिए संदेश साफ है, मातृत्व या विवाह व्यक्तिगत पसंद है, सामाजिक बाध्यता नहीं। जीवन का मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने बच्चे पैदा किए या नहीं, बल्कि इस बात से होता है कि आपने अपना समय और ऊर्जा किस तरह किसी अच्छे और सार्थक काम में लगाई। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
More than radio.